रिएक्शन मैं लूंगा बीजेपी प्रवक्ता की, छत्तीसगढ़ ही चलते हैं पहले, फिर मैं योगेश जी की तरफ लौटूंगा। संदीप जी, एक क्विक रिएक्शन आपका, फिर मैं सुरेंद्र जी की तरफ आऊंगा, कांग्रेस के हमारे साथी जो हैं। जी बताइए सर, संदीप जी। सर। जी। नहीं नहीं, बिल्कुल ये बजट जो है और आगे बढ़ने वाला बजट है, जैसा कि हमारे अर्थशास्त्रियों ने भी कहा है। और कि जिस ढंग से पिछला साल बीता है, जिस आपदा से हमने जूझा है पूरे देश ने, निश्चित रूप से कुछ कालनेमी लोग भी यहाँ पर थे जो इस पर बाधा पहुँचाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस युद्ध को जिस ढंग से सरकार ने और तमाम हमारे डॉक्टर ने और कोरोना योद्धाओं ने इस युद्ध को लड़ा है, तो ये एक बड़ी सफलता है। और ये एक ऐसा समय था जिस समय न तो हम स्वयं घर से निकलते थे, न अपने घर में किसी को आने देते थे, यहाँ तक कि अपने घर के दरवाजे के हैंडल को भी हम छूने से घबराते थे। ऐसे विकट परिस्थितियों से हम बाहर निकल के आए हैं, और हमारा देश जिस तेजी से आज खड़ा हुआ है उठ करके, और जो आने वाले समय में लगभग 11% 12% का ग्रोथ रेट जो है अनुमानित है, उसको निश्चित रूप से छुएंगे। और ऐसे समय में जब सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, बाजार निर्भर जो आधारित जो बजट बना है वो बिल्कुल सही बजट बना है। जब बाजार के भीतर सारे काम खड़े होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार फिर से आगे बढ़ेगा, उस पर जो निवेश हो रहा है वो बिल्कुल सोच समझ करके और बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण एक बजट हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लाया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यह बजट बिल्कुल दो चीज़ों पर केंद्रित था कि एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या होगा और किसानों के लिए क्या होगा। दोनों के लिए जो चिंता थी, दोनों की चिंता दूर की गई है, और दोनों के लिए इस बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। जैसे आने वाले समय में हमारे स्वास्थ्य की चिंता भी देश के नागरिकों की होगी, और किसानों के लिए भलाई का जो काम होना है, जिस लगातार एमएसपी के बारे में लोग प्रश्न उठा रहे हैं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में भी एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी, और इसके लिए एक बहुत बड़ा फंड 2 लाख करोड़ रुपया का इसके लिए रखा गया है। इसके लिए मैं इस देश के रक्षा वित्त मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत बिल्कुल आपने ठीक बातें कही हैं, लाइन पर बातें कही हैं। योगेश जी की मैं एक रिएक्शन लेके फिर सुरेंद्र जी की तरफ चलूंगा, छत्तीसगढ़। जी योगेश जी, संक्षेप जी। शरद जी, डॉक्टर रविंद्र जी ने जैसा शेयर मार्केट के संदर्भ में भी स्पष्ट किया, तो पहले तो हमें प्रतीक्षा करना चाहिए कि शेयर मार्केट जिस समय क्लोज होगा वो हमारी अंतिम होगी। दूसरी बात है कि शेयर मार्केट का जो नेचर है वो प्रोडक्टिविटी और उत्पादन जो होता है और मार्केटिंग से संबंधित होता है, उसका लोक कल्याणकारी योजनाओं से कोई संबंध नहीं रहता है, और उसका मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, और उसको प्रोडक्टिविटी और मार्केटिंग को अलग जोड़ना चाहिए। और ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जी हैं जो स्वयं समझते होंगे इस बात को। जहाँ तक अभी मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है, वो अपने आप को हताश और निराश महसूस कर रहा है, उसको इस बजट से बहुत सारी आशाएं थी, विशेषकर रोजगार के सृजन के संदर्भ में। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मुद्रास्फीति बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। पेट्रोल डीजल पर आपका अंकुश नहीं है। इस तरीके से जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो समाज की हर चीज़ महंगी होती है। और अभी हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, सुरेंद्र वर्मा जी का बयान ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 75 साल का आपने दिया है, लेकिन आपने एफडी पर कितना कम कर दिया, 50% कर दिया, 5 साढ़े 5 पर आप एफडी पर लेकर आ गए। तो आपने जो व्यक्ति को जो इकोनॉमी उसकी बढ़ना चाहिए, जो उसको मिलना चाहिए, वो तो आपने पहले से छीन लिया। उसके बाद 75 साल के लोगों के ऊपर क्या कितने संख्या, इसका भी एक सर्वे किया जाना चाहिए। और इस मामले में बजट में मुझे समग्र भारत नजर आना था, जो नजर नहीं आया। इसमें भी राजनीतिक दृष्टिकोण देखा गया। हम जानते हैं कि सड़क से और हमारे फ्लाईओवर से देश का विकास होता है, लेकिन ये हम समग्रता के आधार पर देखते हैं, अन्य राज्यों की तरफ देखते हैं। हमने बंगाल देखा, तमिलनाडु देखा, अच्छी बात है, लेकिन यदि हम अन्य राज्य भी देखते हैं और इसको चुनावी दृष्टिकोण से ना देखते तो बहुत बेहतर होता। अंतिम बात यह है कि नितिन जी कह रहे थे कि स्क्रैप बढ़ेगा और हम 15 साल की 10 साल की गाड़ियों को बंद कर देंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं से न्यू जो प्रोडक्शंस है, जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है कार की, ऑटोमोबाइल्स की, उनको कहीं ना कहीं से ये मार्केटिंग भी दे रहे हैं। तो इससे क्या कंज्यूम प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या समाज में विकास होगा, ये भी एक सोचनीय प्रश्न है कि इसके नेपथ्य में क्या छुपा हुआ है, या क्या मंशा सरकार की और नितिन जी की छुपी हुई है, ये महत्वपूर्ण। चलिए, चिकित्सकों को तो आप उनका अभिनंदन मैं बिल्कुल अभिनंदन करता हूं शरद जी, और ये भी कह रहा हूं कि निश्चय ही ये भारत, जैसा अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हैंडल पर भी हाथ लगाने, तो हमारे देश के हर व्यक्ति की एक स्वयं स्फूर्त चेतना होती है, अपनी सचेतना होती है। ये देश का नागरिक है, ये देश का डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स को मेरी तरफ से अभिनंदन है। लेकिन सब कुछ सरकारी कर रही है, इस भ्रांति में कभी नहीं रहना चाहिए। ये मनुष्य करता है, भारत का वासी करता है।
ये वो देश भी जो वाइब्रेंट देश है, वहाँ निश्चित तौर पर लोगों का योगदान भी बहुत आत्मशक्ति महत्वपूर्ण अपनी। है और ये होना ही चाहिए। सुरेंद्र जी, आपकी एक क्विक रिएक्शन, उसके बाद फिर हम इस बातचीत को विराम देने की तरफ बढ़ेंगे। जी सुरेंद्र जी। सर जी। जी सरज जी, देखिए किस प्रकार से देश की जनता को एक बार फिर से भ्रम में डाला जा रहा है, किस प्रकार से आंकड़ों को चुनकर सजाकर परोसा जा रहा है। माननीय अर्थशास्त्री ब्रह्मे जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, जिस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य के बजट में 8,000 करोड़ की कटौती की गई है, जो कृषि का बजट है उसमें भी कटौती की गई है, और शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन, जो जुमला आत्मनिर्भरता के नाम पर परोसा जा रहा है, आत्मनिर्भर बजट कहा जा रहा है, मूलतः वह LIC का निजीकरण, एयर इंडिया को बेचने का फैसला, BPCL, शिपिंग कारपोरेशन, IDBI, पवन हंस, नीलांचल जैसे जो कंपनियां हैं, जो इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस कंपनियां हैं, सरकारी उपक्रम है, सरकारी संसाधन है, उसको बेचकर आत्मनिर्भर का जुमला परोस रही है देश की मोदी सरकार। लगातार नौकरियां जा रही है, 14 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनके आय का क्या होगा, कैसे उनकी आय बढ़ाई जाएगी, इस पर सरकार का कुछ भी फोकस नहीं है। निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से फेल है। मोदी सरकार की अर्थनीतियां, रोड मैप, फ्रेमवर्क का पूरी तरह से अभाव है। जी लगातार ये मांग की जाती रही कि सरकार, जो जनता है, ये देखिए, यही वित्त मंत्री महोदया जब बिहार के चुनाव में जाती है तो वो स्पष्ट रूप से घोषित करती कि सभी को फ्री में कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। आज बजट में जब उनको मौका था कि देश की जनता के सामने यह स्पष्ट करे कि केवल 3 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन मिलेगी या पूरे 137 करोड़ जनता को फ्री वैक्सीन दिया जाएगा, इस पर भी ये चुप्पी साध लेती है। तो निश्चित रूप से इनकी जुमलेबाजी और इवेंट प्लानिंग से जनता वाकिफ हो चुकी है, और इस प्रकार से झूठ और ठग के लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्र में रोजगार में कटौती आपत्तिजनक है। किसानों के साथ धोखा है, मजदूरों के साथ धोखा है, आम जनता और मध्यम वर्ग के साथ धोखा है। पेट्रोल डीजल में सेज लगाए जाने से महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी। अभी भी जो महंगाई दर है 9% से ऊपर है, इनके नियंत्रण में अभी भी नहीं है। सुपोषण 2.0 के नाम से एक नया जुमला परोसा जा रहा है। लगातार मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो कुपोषण में नंबर 1, गरीबी रेखा में नंबर 1। ये भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल चंद पूंजीपतियों के लाभ में, मुनाफे में के लिए काम कर रही है और पूंजीवाद की दिशा में तेजी से देश को ढकेलना चाहती है। आज का बजट पूरी तरह से चंद पूंजीपतियों को समर्पित था। किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है, मनरेगा के बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है। जो श्रमिक किसान कल्याण योजना जो है उससे छत्तीसगढ़ बाहर है। लगातार मांग के बावजूद वन नेशन वन राशन कार्ड, जिसकी बार बार ये वाहवाही लूट रहे हैं, उसमें आज तक छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया। जबकि इन्हीं के शासनकाल में 15 साल के भाजपा के कुशासन में छत्तीसगढ़ गरीबी रेखा में नंबर 1 रहा। 7 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक छत्तीसगढ़ लौटे हैं और छत्तीसगढ़ अनेकों मायने में, अनेकों विषय में देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। चाहे मनरेगा में काम देने का हो, चाहे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती हो, नरवा गरबा घुरवा बारी हो, वनोपजों की खरीदी हो, चाहे वनांचलों में वनोपज और कृषि के प्रोसेसिंग यूनिट की। चलिए सर, मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे ही पहल करनी पड़ेगी। आपके पास गोला बारूद बड़ा मजबूत है, विपक्ष के नाते होना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष के पास अगर रसद अच्छी होगी तर्कों की, बोलने की, तो ये लोकतंत्र के लिए जरूर अच्छा संकेत है और ये आपका अधिकार भी है, जिसकी पूरी गरिमा के साथ सच भी यही है जी। नहीं, और संदीप जी की विनम्र मुस्कुराहट ने उसको बताया भी है कि नहीं, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। और सबल और मजबूत जो है साथी केंद्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो बगल बैठे हैं आपके, वो तो विपक्ष हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन केंद्र में आप विपक्ष हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कहीं आप पक्ष हैं, कहीं बीजेपी विपक्ष है और कहीं बीजेपी पक्ष है और आप विपक्ष है। हमको जब मौका देंगे तो हम इनके नरवा गरवा घुरवा बारी की पोल खोलेंगे, लेकिन आज वो अवसर नहीं, इसलिए हम चुप हैं। जी नहीं, ठीक है। आज देखिए उनके लिए भी एक अवसर है, एक मौका है बजट को देखने समझने का। बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आप तीनों साथियों के साथ इस डायस पर बजट पर बात करना। बड़ी ऊर्जावान उपस्थिति आप तीनों ने दर्ज कराई और इसके पहले के साथियों ने भी। धन्यवाद सुरेंद्र जी, धन्यवाद संदीप जी, धन्यवाद योगेश जी।
बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। एक बार फिर आपको याद दिला दें कि बजट जो है जिस तरह से है, बाजार के लिए ज़रूर अच्छा बजट है। पैसा बाजार में पंप करने की बात कर रहा है, इसीलिए शेयर बाजार और सेंसेक्स मुस्कुरा रहे हैं। आम आदमी के लिए ज़रूर, मध्यम वर्गीय सर्विस क्लास के लिए इनकम टैक्स रिबेट में कोई राहत नहीं है, और किसानों को राहत देने के लिए डीजल पर 4 रुपये कृषि का सेस लगाया गया है और पेट्रोल पर करीब 2.5 रुपये लगाया गया है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि क्या इसका कितना असर होगा। बाकी जिस तरह से हमने आगे बढ़ने की कोशिश की है, निश्चित तौर पर वो मजबूती से भविष्य की तरफ झांकने की भारत ने इस बजट के साथ कोशिश की है, और बहुत दबाव और बहुत चुनौतियों के बीच में ये बजट आया है। इसलिए इस बजट को लेकर ये परिप्रेक्ष्य कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए, और अर्थशास्त्रियों ने इस पर मुहर भी लगाई है। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।